Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we are learning the paper of Major 501 and we are covering topics one by one. So today we are going to understand G.S. Ghore's theory of caste. G.S. Gore की जो थ्योरी है कास्ट पे उसको हम आज समझेंगे कि G.S. Gore की व्यू क्या थी कास्ट पे, जिसको हम बोलते हैं G.S. Gore's व्यू भी, थियरी भी और पर्सपेक्टिव भी। ठीक है, तो उसको आज हम समझेंगे कि इन्होंने क्या कहा कास्ट के बारे में, इनकी क्या व्यू थी इंडियन सोसाइटी में। जो कास्ट एक मेन इंस्टीट्यूशन, एक मेन फैक्टर है जिसके बगैर आप इंडियन सोसाइटी को नहीं समझ सकते हैं, तो उनका क्या पर्सपेक्टिव था, उन्होंने कास्ट को कैसे देखा है, तो वो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम G.S. Gore की व्यू की कास्ट पे, इनका पर्सपेक्टिव क्या था। G.S. Gore was one of the earliest sociologists who offered a systematic perspective। ये पहले के सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं, यानी पहले जो इंडिया, जिसको हम फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, ड्वेन ऑफ सोशोलॉजी भी बोलते हैं, इंडियन सोशोलॉजी। हु ऑफर्ड अ सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव ऑन द कास्ट सिस्टम। उन्होंने सिस्टमैटिकली स्टडी किया था कास्ट को। सिस्टमैटिक मतलब जैसे हम बोलते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से हम फॉलो जब पैटर्न करते हैं, हम सिस्टमैटिकली चलते हैं, तो इसी तरह से इन्होंने कास्ट को समझा था। कास्ट कैसे डिविजन्स में है, इसमें हायरार्की कैसे हैं, लोग कैसे चलते हैं, कास्ट एक इंडिविजुअल को कैसे मिलता है, कास्ट में मैरिजेस कैसे होती है, तो सिस्टमैटिकली इन्होंने कास्ट को समझा था। J.S. Gore's academic reputation was built on the basis of his doctoral, जो इनकी डेजर्टेशन थी, जो इनकी PhD की डेजर्टेशन थी एट कैम्ब्रिज, जो इन्होंने कैम्ब्रिज में किया था, जो मैंने आपको पहले जो इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था, विच वॉज लेटर पब्लिश्ड एज कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसी से फिर क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, जो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, कि इन्होंने जो अपनी PhD की थीसिस लिखी थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो जब पब्लिश हुई तो उसका नाम ही था कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932। याद रखिएगा, ठीक है। तो उस डेजर्टेशन का नाम ही, इस थीसिस का नाम ही ये था जिसपे उन्होंने काम किया था PhD में, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इन दिस ही एंड अदर वर्क्स, सॉरी, इन दिस हिज अदर वर्क्स, इसमें जो और उसके भी और भी इसके जो काम है जो G.S. Gore ने इंडियन सोसाइटी में किए हैं, इन्हें बुक्स लिखे हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। ही हैज़ एक्समाइन कास्ट फ्रॉम ए हिस्टोरिकल, लेकिन इसने कौन सा अप्रोच चूज़ किया है, इसने हिस्टोरिकली भी कास्ट को समझा है, जो मैंने अब तक आपको समझाया था। इन्होंने कास्ट का ऑरिजिन पहले देखा, फिर इन्होंने कास्ट एंशंट इंडिया में देखा, फिर उन्होंने कास्ट मिडिवल इंडिया में देखा, ठीक है, फिर इन्होंने कास्ट मॉडर्न इंडिया में देखा, ठीक है, आज़ादी के बाद जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हिस्टोरिकली भी कास्ट को देखा, इंडोलॉजिकली भी इन्होंने कास्ट को देखा। इंडोलॉजिकली हमने क्या बोला था, इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी इंडियन सोसाइटी थ्रू एंशंट टेक्स्ट। जब हम एंशंट टेक्स्ट से इंडियन सोसाइटी को समझते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंडोलॉजी, यानी इंडिया के जो पुराने टेक्स्ट हैं, स्मृतिज, वेदास, ठीक है, शास्त्रास जो भी हैं पुराणास, उनसे भी इन्होंने कास्ट को सीखा। और फिर कास्ट का इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया, यानी कंपैरेटिवली इन्होंने कास्ट को देखा। अगर कास्ट यहाँ है इस सोसाइटी में, अगर एग्जाम्पल कश्मीर सोसाइटी में है, तो वो तमिल सोसाइटी में कैसा है कास्ट, इन्होंने इसका कंपैरिजन भी किया, कंपैरेटिव, और उसके साथ साथ इंटीग्रेटिव फैक्टर भी इन्होंने देखा। इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है कि कास्ट से कितनी इंटीग्रेशन होती है, क्या कास्ट की वजह से लोगों में इंटीग्रेशन होती है या कास्ट लोगों को डिवाइड करता है। जैसे हम कहते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव में, जब कास्ट डिवाइड करता है लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, ठीक है, चार वर्णाज में या चार कास्ट्स में डिवाइड करता है, वर्ण अलग होता है, वो कास्ट नहीं होता है। कास्ट में जब उनको डिवाइड करता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उससे क्या होता है, मॉडर्न दौर, ये अपना काम करता है, ये अपना काम करता है, ये अपना काम करता है, इसका अपना एरिया रहता है, इसका अपना एरिया रहता है, इसका अपना एरिया। तो इसी को हम मॉडर्न सोसाइटी में कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो गुरे क्या कहते हैं, गुरे कहते हैं कास्ट जो है ये एक इंटीग्रेटिव फैक्टर, ये इंटीग्रेशन क्रिएट करता है लोगों में। क्या क्रिएट करता है, ये अपने इनको डिवीजन ऑफ वर्क करके देता है, ये लोग अपना काम करते, ये लोग अपना काम करते, ये लोग अपना काम करते। तो उससे क्या होता है, ये लोग एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। जब ये डिपेंडेंट होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे इनके अंदर यूनिटी होती है, नहीं तो इनके अंदर क्लैश हो जाएगा कि कौन कौन सा इंडिविजुअल कौन सा काम करेगा, ठीक है। तो चारों के चारों आपको याद रखने हैं, तो बड़े बड़े एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी थ्योरी क्या है, वहाँ आपको या तो बुक के बारे में पूछा जाएगा या आपको ये पूछा जाएगा, आप बताइए जब गुरे ने कास्ट को स्टडी किया उसने कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है, ठीक है। हिस्टोरिकल,
इंडोलॉजिकल भी, कंपैरेटिव एज वेल एज इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, अब इसके मुताबिक इसने क्या कहा, इसने कहा कास्ट एंड किनशिप, ये याद रखिएगा, हैव प्लेड एन इंटीग्रेटिव रोल इन इंडिया। इसने कहा कास्ट और किनशिप ने हमेशा क्या रोल किया, इसने इंडियन सोसाइटी को इंटीग्रेट करके रखा है, यानी कि साथ साथ करके, यानी कि इनमें इंटीग्रेशन क्रिएट की है इसने इंडियन सोसाइटी में, किसने, कास्ट और किनशिप ने। इसका मतलब है इसका कास्ट के बारे में क्या था, पॉजिटिव व्यू थी इसके बारे में, ये कास्ट को सपोर्ट करते थे, ये बोलते थे कास्ट ठीक है, इससे इंटीग्रेशन डेवलप होती है, इससे डिवीजन ऑफ लेबर होता है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ ही वॉज इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियलिटी ऑफ डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच। पहले पहले ये इन्फ्लुएंस हुए थे, इनको असर पड़ा था डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच। सर व्हाट इज डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच? डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच मैंने आपको बार बार कहा है कि डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच वाले कहते हैं अगर कास्ट यहाँ ऑरिजिन हो गया, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ इस साइड से या इस साइड से नीचे केरला में कास्ट डेवलप हो गया, पहले पहले केरला में था, तो ये कहते हैं ये धीरे धीरे एक जगह पे स्टार्ट हुआ, फिर ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैला। जब ये पूरे इंडिया में फैला तो इसी को हम डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच बोलते हैं, डिफ्यूजन हो गया, फिर ये धीरे धीरे हर किसी सोसाइटी में फैल गया, ठीक है। तो ये पहले पहले डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच से क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक इसने कहा था, फिर इसने कहा था, फिर जीएस गुरी ने, कास्ट ऑरिजिनेटेड इन द प्लेन्स ऑफ गंगा। इसने कहा था कि पहले जो कास्ट ऑरिजिन हुआ था वो गंगा के प्लेन्स में हो डेवलप हुआ था, जो गंगा के साइड में जो प्लेन एरिया आता है वहाँ डेवलप हुआ था। एंड देन फिर वो फैला टू द पार्ट्स ऑफ इंडिया, धीरे धीरे वो कहाँ फैला, वो पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैला। ऑफ द ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्रेडिशन, जैसे ब्रिटिश के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स आए थे यहाँ, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर आया था उस टाइम जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यहाँ आए थे उन्होंने भी यही कहा था, ठीक है। बट ही लेटर शिफ्टेड, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस अपनी व्यू को शिफ्ट किया, यानी उसको चेंज किया टू बोथ इंडोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव। फिर इसने इंडोलॉजिकल परस्पेक्टिव को समझा, इसने इंडिया के पुराने बुक्स से समझा कि कास्ट कैसे डेवलप हो गया, तो इसकी व्यू जो है वो शिफ्ट हो गई। जैसे हमारे पास कोई व्यू होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, आप कहते हैं ये चीज़ें इनसे होती है, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज आने के बाद आप चेंज करते हैं वो व्यू। तो इसी तरह से जब इसने फिर इंडोलॉजिकल परस्पेक्टिव और एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव को समझा तो इसकी जो व्यू है वो चेंज हो गई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो रॉबर्ट रिस्ली जो है अ ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर, ये एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे। कॉलोनियल का मतलब होता है जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था उस टाइम ये एक ऑफिसर थे। कौन थे? हर्बर्ट रिस्ली, ठीक है। हर्बर्ट रिस्ली हु वाज डीपली इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजिकल मैटर्स, लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजी से स्टडी करता था, एंथ्रोपोलॉजिकल मैटर्स में ज़्यादा स्टडी करते थे। वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द डोमिनेंट व्यू, ये ही इसका मेन प्रोपोनेंट था, इसकी ये डोमिनेंट व्यू थी। दैट क्या कहता था, ये कहता है कास्ट मस्ट हैव ऑरिजिनेटेड, ये कहता है कास्ट जरूरी ऑरिजिनेट हो गया होगा। कहाँ से ये बना होगा? इन रेस, रेस की वजह से कास्ट आया। किसने कहा? हर्बर्ट रिस्ले ने कहा, याद रखना। ये कॉलोनियल ऑफिसर थे। कब थे ये? इंडिया जब ब्रिटिशर्स के अंडर था। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रखते थे? एंथ्रोपोलॉजी ये ज़्यादा स्टडी करते थे। इसकी क्या व्यू थी? इसने कहा कास्ट जो है वो इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ बिकॉज ऑफ द रेसेस। कितने रेसेस थे वो भी हम आगे देखेंगे। बिकॉज वो कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, ये कहते हैं डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, इंडिया में डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स है, सीम टू बिलोंग टू डिस्टिंक्ट रेशियल टाइप्स। इसने कहा इंडिया में जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अगर किसी को कास्ट समझ में नहीं आया सर कास्ट होता क्या है, तो इसी वीडियो चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए, अपनी यूट्यूब चैनल के सर्च बार में जाइए, वहाँ लिखिए कास्ट, मीनिंग ऑफ कास्ट बाय आदिल सर, तो वहाँ आपको कास्ट का इंट्रोडक्शन सारा मिलेगा। कास्ट किसे कहते हैं, सोशलिस्ट कास्ट किसे कहते हैं, इंडिया में कास्ट के कितने टाइप्स हैं, इंडिया में कैसे डेवलप हो गया, तो उसको समझिए, फिर आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आएगा। तो ये कहते हैं कास्ट जो ऑरिजिनेट हुआ वो रेस की वजह से ऑरिजिनेट हुआ। क्यों? ये कहते हैं बिकॉज डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, कुछ कास्ट ग्रुप जो है, ब्राह्मण एक ग्रुप है, क्षत्रिय एक ग्रुप है, वैश्य एक ग्रुप है, शूद्र एक ग्रुप है, सीम टू बिलोंग टू डिफरेंट रेशियल टाइप्स। ये लगता है कि ये डिफरेंट रेसेस से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। कैसे? इसने कहा, देखिए, इसने कहा अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक इसने कहा इन जनरल द हायर कास्ट अप्रॉक्सीमेटली इंडो आरियन रेशियल ट्रेट्स। इसने कहा जो हमारे हायर कास्ट है, यानी ब्राह्मण्स जो हैं,
ब्राह्मण जो हमारे पास है, इनके जो रेशियल ट्रीट्स हैं, इनकी जो रेस है, मतलब इनकी जो नाक है, इनके जो हेयर है, इनके जो चिन है, इनके जो ईयर्स हैं, इनके जो माउथ है, टीथ है, और बॉडी की जो फीचर्स है, जैसे अगर आप देखोगे सर उसको आप बोलोगे सर ये रेसिस मतलब कैसे आप बोल रहे, देखिए अगर आप क्रिस गेल को एक साइड से देखेंगे और विराट कोहली को एक साइड से देखेंगे, क्रिस गेल के हेयर्स अलग है, वो फ्रिजल्ड वो वेव्स जैसे होते हैं, तो विराट कोहली के अलग ईयर्स, नोज क्रिस गेल के देखिए, और उनके बॉडी के फीचर्स देखिए वो अलग होते हैं। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ये रेशियल डिफरेंसेस होते हैं, अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं, हम अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि इन जनरल हायर कास्ट अप्रॉक्सीमेटली, जो हायर कास्ट हमारा है ब्राह्मणस का, जो ब्राह्मणस थे वो इंडो आर्यन रेशियल ट्रीट्स थे, यानी उनके जो रेशियल ट्रीट्स थे वो किससे मिलते थे? इंडो आर्यन से मिलते थे, ठीक है। वाइल द लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट क्षत्रिय वे शूद्र, जो शूद्र है उनके सीम टू बिलोंग नॉन आर्यनस, वो नॉन आर्यनस थे, एबॉर्जिनल्स, यानी कि जो इंडिया के रहने, हम कहते हैं ना इंडिया में जो आर्यनस थे, जो थेरी ऑफ आर्यनस है कि इंडिया के ओरिजिनल जो रहने वाले लोग थे वो नॉन आर्यनस थे। आर्यनस जो थे वो इंडो आर्यनस जो थे वो कहीं जंगलों, सॉरी कहीं पहाड़ों से आए थे, उन्होंने फिर वो जब यहाँ आए तो फिर आर्यनस नॉन आर्यनस जो यहाँ के लोग थे उनको हम नॉन आर्यनस बोलते, जो यहाँ रहते थे, जो बाहर से आए उनको हम बोलते हैं आर्यनस, ठीक है। तो फिर उनके बीच में लड़ाई हो गई, जो आर्यनस थे वो नीचे साउथ की तरफ गए और वो नॉर्थ की तरफ रह गए, ये भी एक सोशल साइंस में एक थेरी है, ठीक है। तो ये कहते हैं सर जो हर्बर्ट रिसली है वो कहते हैं ब्राह्मण्स जो हैं ये नॉन आर्यनस है, और उन क्यों? क्योंकि उनके रेशियल ट्रीट्स किन से मिलते हैं? नॉन आर्यन से। और जो लोअर कास्ट है उनके किन से मिलते हैं? सॉरी वो इंडो आर्यन से, और जो लोअर कास्ट है वो नॉन आर्यन है, अबॉर्जिनल्स, ठीक है। या उनको बोलते हैं मोंगलाइड्स आर अदर रेशियल ग्रुप्स, इनसे ये लोग बिलोंग करते हैं, इनसे ये लोग मिलते हैं। तो ये क्या कहता है हर्बर्ट रिसली कि कास्ट किसकी वजह से आया? रेस की वजह से आया। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें यहाँ मिली, इंडो आर्यंस है, नॉन आर्यंस। इंडो आर्यंस के फीचर्स किन से मिलते हैं? हायर कास्ट वालों से। जो नॉन आर्यंस हैं उनसे किन से मिलते हैं? लोअर कास्ट के, ठीक है। चलिए देन चलिए सो गुरे डिड नॉट डिसएग्री विद द बेसिक आर्ग्यूमेंट, गुरे ने इसके साथ डिसएग्री नहीं किया, उसने हर्बर्ट रिसली को ये नहीं कहा कि आप टोटली गलत है, नहीं उसने ये नहीं कहा। पुट फॉरवर्ड बाय द रिसली, जो रिसली ने स्टेटमेंट दिया, बट बिलीव टू बी ओनली पार्शली करेक्ट, इसने कहा ये पार्शली करेक्ट हो सकता है, मतलब यही सारी करेक्शन, यही सारा करेक्ट नहीं है, ये हो सकता है करेक्ट लेकिन यही एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है। किसने कहा? गुरे ने कहा। Gure believed that Risley thesis of the upper caste being Aryan and lower caste being non-Aryan or broadly true, उसने कहा ये चीज सच है। किसने कहा? जीएस गुरे ने। किसको कहा? हर्बर्ट रिसली की व्यू को कहा ये चीज सच है लेकिन ब्रॉडली ट्रू ओनली फॉर द नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया के लिए ट्रू हो सकती है ये व्यू। किसने कहा? जीएस गुरे ने कहा। किसको कहा? हर्बर्ट रिसली की व्यू को, जो उसने ऑरिजिन ऑफ कास्ट पे दी थी। नॉर्थ इंडिया ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ इंडिया में ये हो सकती है सर। इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन बाकी के इंडिया के पार्ट्स में द इंटर ग्रुप डिफरेंसेस इन द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स वे आर नॉट वेरी लार्ज और सिस्टमैटिक। इसने कहा अगर आप इंडिया के बाकी पार्ट्स में जाओगे, जो आपने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स दिए हैं वो ट्रू नहीं है। वे आर नॉट वेरी लार्ज, आर वो लार्ज भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और सिस्टमेटिक भी नहीं है। बट द पॉइंट इज नाउ द पॉइंट, एंथ्रोपोमेट्रिक क्या होता है सर? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स यही होते हैं, जब हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम इंसानों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर करते हैं, उनके हेयर्स को देखते हैं साइंटिफिकली, लेकिन साइंटिफिकली मेजर स्टडी करते हैं, उनके आँख, उनके नाक, उनके ईयर्स, उनके हेयर्स, उनके बॉडी के मेजरमेंट्स को, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल के हैं, बाहर के जो प्रॉपर्टी जो हमें दिखते हैं, स्किन कलर कैसा है, ठीक है, अंदर के ऑर्गन्स को नहीं, जब हम उनको स्टडी करते हैं, उनके हेयर्स को, नोज के, आर्म्स को, ठीक है, उनके बॉडी की लेंथ को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, ठीक है। अब जब रिसली ने कहा था कि इनके फेशियल फीचर्स मिलते हैं, तो वो कौन सी मेजरमेंट हो गई? वो वही एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ये एंथ्रोपोलॉजी में होती है, याद रखना, इसको हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है।
तो रिस्ली ने कहा, सॉरी गुरे ने रिस्ली को कहा, जो आपने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स दिए हैं, जो आपने फिजिकल फीचर्स साइंटिफिकली मेजर किए हैं, वो इंडिया के बाकी स्टेट्स में वो वी आर नॉट वेरी लार्ज, वो ज़्यादा नहीं है और ना ही सिस्टमेटिक है, यानी कि वहाँ ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, गुरे ने कहा रिस्ले को, जो आपने थ्योरी दी है ऑरिजिन ऑफ द कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, इंडो आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ये बाकी स्टेट्स में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। हाँ, ये चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्थ इंडिया में खाली। ये चीज़ें बाकी स्टेट्स में नहीं है। आई बात समझ में? सो गुरे प्लेड अ लीडिंग रोल इन टॉपलिंग द रेशियल थियरी ऑफ कास्ट। तो उसका मतलब क्या होता है? गुरे ने की रोल प्लेड किया, उसने टॉपलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ओवरथ्रो करना, बाहर निकालना। किसको? रेशियल थियरी ऑफ कास्ट को। तब तक कौन सी थियरी मिल रही थी कास्ट पे? रेशियल थियरी सबसे टॉप पे थी। हम ये कह सकते हैं कि गुरे ने ही पहले जो रेशियल थ्योरी थी उसको ओवरथ्रो किया, यानी उस थ्योरी को बाहर निकाला। उसके बाद और एक थ्योरी लाई, तो वो कौन पहले थे? वो जेएस गुरे थे। ठीक है, तो टॉपलिंग हम बोलते हैं ओवरथ्रो करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। ठीक है। जो प्रोपोगेंडेड, जिसको किसने प्रोपोगेट किया था? बाय द वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट लीड बाय रिस्ले। वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कास्ट के बारे में यही थ्योरी थी इंडिया में कि कास्ट ऑरिजिन हुआ है बिकॉज ऑफ द रेसेस, लेकिन उस थ्योरी को ओवरथ्रो किसने किया? पहले जीएस गुरे ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम जीएस गुरे की थ्योरी को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, जीएस गुरे के मुताबिक, द होल इंडियन सोसाइटी इज कास्ट बेस्ड। इसने कहा सारी जो इंडियन सोसाइटी है वो कास्ट पे बेस करती है, यानी कास्ट पे फंक्शन करती है। इवन ट्राइब्स, इसने कहा ट्राइब्स जो हैं आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। ट्राइब्स भी इसके पार्ट है। वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये बात नहीं कही थी कि ट्राइब जो है, उन्होंने कहा था ट्राइब्स एक अलग चीज़ है, ट्राइब एक अलग आइडेंटिटी है। गुरे ने कहा नहीं, इंडियन सोसाइटी में कास्ट बहुत ही बेसिक है, यहाँ की सोसाइटी कास्ट पे चलती है और ट्राइब्स भी इसके पार्ट है, एज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, एज अपोजिट बाय द वेस्टर्न नोशन दैट ट्राइब्स एंड कास्ट्स आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कहा था नहीं, ट्राइब्स जो हैं और कास्ट जो हैं ये दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग कंसेप्ट्स हैं। गुरे ने वो बात नहीं मानी। उसने कहा अकॉर्डिंग टू हिम ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदूज। याद रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये किसने कहा था कि ट्राइबल्स को बैकवर्ड हिंदूज? किसने कहा था ट्राइबल्स को बैकवर्ड हिंदूज? जीएस गुरे ने कहा था कि ट्राइबल जो है ये बैकवर्ड हिंदूज है। हु आर एट द वेरियस लेवल्स ऑफ एसिमिलेशन इन इंडियन सोसाइटी। उनकी बहुत सारी जगहों पे एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन आप समझते हो, जैसे दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, ये वाला मेन सोसाइटी का है यानी मेन सिटी का है, ये वाला ट्राइब है, ये यहाँ काम करने के लिए आया मेन सिटी में। तो जब ये धीरे धीरे साथ रह रहे हैं कुछ सालों के बाद, इन दोनों में हमें बहुत ही कम डिफरेंसेस दिख रहे हैं, यानी ये सेम सेम दिख रहे हैं। उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी गुरे कहता है ट्राइबल जो है वो धीरे धीरे मेन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहे हैं? एसिमिलेट हो रहे हैं। एसिमिलेट मतलब वो इसमें मिल रहे हैं, वो इसमें मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आल्सो अपोजिट टू द कॉलोनियल व्यू ऑफ आइसोलेटिंग द ट्राइबल्स। उसने इस व्यू को भी अपोजिट किया था कि हम ट्राइबल्स को अपोजिट अलग से नहीं रखेंगे। देखिए सोशियोलॉजी में एक डिबेट है, उसको हम बोलते हैं जो ट्राइबल्स हैं क्या उनको आइसोलेट रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए या मेन सोसाइटी में रखना चाहिए। जैसे ये एक बड़ा डिबेट है, गुरे एल्वेन और नेहरू के बीच में ये डिबेट हुआ था। गुरे कहते हैं नहीं, आप ट्राइबल्स को अलग से मत रखिए, इनको मेन सोसाइटी में रखिए क्योंकि ये बैकवर्ड हिंदूज हैं, ये धीरे धीरे किस में एसोमलेट हो जाएंगे? इंडियन सोसाइटी में। इरविन कहता है नहीं, इनको आप आइसोलेट रखिए, जो इनकी आइडेंटिटी है ये खुद अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ सोशलिस्ट कहते हैं नहीं, इनको मेन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कीजिए, यानी उनको बाई फोर्स या इनको मेन आइडेंटिटी के मेन सोसाइटी में रखिए ताकि ये एसम्बलेट हो जाए। कुछ कहते हैं नहीं, इनको आप अलग रहने दीजिए जंगलों में, ये खुद अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं, इनको आप मॉडर्न फैसिलिटीज दिए, ये खुद अपनी डिसाइड, खुद अपना जो फ्यूचर है वो खुद डिसाइड करेंगे क्या इनको चेंज होना है या कुछ और होना। ये एक बड़ा डिबेट है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? गुरे कहता है इनको आप आइसोलेट मत रखिए, इनको आप किसके साथ रखिए? मेन सोसाइटी के साथ रखिए। ये बात याद रखना, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, तो ऑलरेडी हमने इन चीज़ों को समझा था कि गुरे ने कौन कौन से चीज़ें यूज़ की थी कास्ट को समझने के लिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो आप याद रखेंगे। नाउ द पॉइंट इज, अब गुरे ने कास्ट को समझने के लिए 7 फीचर्स दिए हैं। क्या दिए हैं?
7 फीचर्स दिए। गूरे इज आल्सो नोन फॉर ऑफरिंग ए कॉम्प्रहेंसिव डिफिनीशन ऑफ कास्ट। हिज डिफिनीशन एम्फेसाइजेस, याद रखना, ये जोर देती है 6 फीचर्स। इसने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट दिए। आपके सिलेबस में भी ये रखा गया, हर किसी के सिलेबस में ये है कि गुरे ने कितने फीचर्स ऑफ कास्ट को दिए हैं कि कास्ट को कैसे हम समझे। विच वर डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस इंडोलॉजिकल स्टडीज डन बाय हिम, जो उसने बहुत सारे इंडोलॉजिकल स्टडीज किए हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, 7 फीचर्स इसने दिए हैं, याद रखें। 6 सॉरी। कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन। इसने कहा कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जिसका सेगमेंटल डिवीजन है। सेगमेंटल डिवीजन जैसे अगर आप अर्थ को डिवाइड करेंगे, उसमें आप पत्थर का एक एरिया रखेंगे, ठीक है, और जो ये रेत है वो अलग से रहेगी, जो छोटे छोटे पत्थर है वो अलग से रहेंगे, तो उसके हम पार्ट्स कर देंगे। इसी तरह से सोसाइटी में कास्ट सेगमेंटल डिवीजन्स होते हैं, यानी ये वाला कंपार्टमेंट ब्राह्मण्स का है, उसके बाद शूद्र, उसके बाद वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण्स का एक सेगमेंट है, क्षत्रियाज, वैश्य और शूद्र का एक सेगमेंट है। इसी को बोलते हैं हम सेगमेंटल डिवीजन। इसको हम सेगमेंट्स में, लोगों को डिविजन्स में हम क्रिएट करते हैं। इनका अलग ग्रुप है, इनका अलग ग्रुप है, इनका अलग ग्रुप है। ये हायर की ग्रुप है, ये इनसे लवर है, ये इनसे लवर है, ये इनसे लवर है, ये टॉप के हैं, ये लवर के हैं, ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे वर्स्ट है, ठीक है। तो इस तरह से सेगमेंटल डिवीजन होता है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट कास्ट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लोज्ड, लेकिन ये क्लोज्ड ग्रुप होते हैं। सर क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड का मतलब होता है ब्राह्मण के घर में जो पैदा होगा वही ब्राह्मण बनेगा, जो शूद्र के घर में पैदा होगा वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। आई बात समझ में? जो बच्चा शूद्र के घर में पैदा होगा वही शूद्र बनेगा, ना वो चेंज कर सकता है, ना वो किसी और ग्रुप में जा सकता है। ये क्लोज्ड होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स आर कंपार्टमेंट्स, इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे आपके घर में अलग अलग कमरे हैं, ठीक है, इसी तरह से इनके ब्राह्मण का अलग कंपार्टमेंट है, इनका अलग। इट इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होता है। एंड कास्ट इज डिसाइडेड बाय बर्थ। सर कास्ट कैसे डिसाइड होता है? जब कास्ट सिस्टम होता है वहाँ बाय बर्थ होता है। कैसे? ब्राह्मण के फैमिली में बच्चा पैदा हो गया तो उसी ताकत वो क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। शूद्र के फैमिली में तो शूद्र बन गया, ठीक है। द चिल्ड्रन इज बर्न टू पेरेंट्स ऑफ पर्टिकुलर कास्ट विल ऑलवेज भी बिलोंग टू द कास्ट, वो उसी कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो पहला जो जो मेन 6 फीचर्स दिए हैं कास्ट के, किसने? जीएस गुरे ने। तो पहला कास्ट का पहला फीचर क्या दिया है? सेगमेंटल डिवीजन, या जिसे हम बोलते हैं कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन। तो सेगमेंटल डिवीजन आप याद रखेंगे। सेगमेंटल डिवीजन समझ आया होगा। दूसरा फीचर इसने कहा कास्ट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन हायरार्किकल डिवीजन। हायरार्की क्या मतलब, क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है, जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखोगे या अपनी फैमिली में देखोगे, आपके फैमिली के हेड होंगे, फिर उससे नीचे होंगे, फिर उससे नीचे होंगे, फिर उससे नीचे होंगे। या आपके डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे आईएएस ऑफिसर, फिर केएस ऑफिसर, आईएएस डिस्ट्रिक्ट का डिविजनल कमिश्नर होगा, फिर डिपार्टमेंट्स के हेड केएस ऑफिसर होंगे, फिर उनमें भी क्लर्क होता है, फिर उनमें भी लोअर क्लर्क होता है, पियान होता है, अपनी अपनी मतलब। तो उसी तरह से हम उनको क्या करते हैं? उनको हम रैंक में डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से ये सबसे टॉप है, ये सबको कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल, इसके नीचे, इसके नीचे। तो हायरार्किकली इसके पास एक अथॉरिटी, इसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, इसके पास इससे कम, इसके कम, ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप कंट्री में देखोगे, ऊपर पीएम है, फिर स्टेट्स में सीएम है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में एमएलएस होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं हायरार्किकल डिवीजन। कास्ट में हायरार्किकल डिवीजन कैसे होता है? ब्राह्मण टॉप पे हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आई बात समझ में? दे आर अरेंज्ड इनटू ए टॉप डाउन फैशन। टॉप पे कौन है? ब्राह्मण, डाउन पे कौन है? शूद्र, ठीक है। नो टू कास्ट आर इवन इक्वल, इनमें कोई भी कास्ट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो फीचर नंबर 3 क्या है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट। फीचर नंबर 2 से हायरार्किकल डिवीजन। तो फीचर नंबर 3 आपको याद रखना है, नेसेसरी इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। इनमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं, ये फीडिंग यानी साथ साथ खाना नहीं खा सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन, ये आपस में सोशल इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते। सोशल इंटरेक्शन मतलब बैठना, एक ही बात करना, एक ही जगह बैठना, साथ में खाना, साथ में बैठना, इन पे रिस्ट्रिक्टेड होता है। यानी ब्राह्मण इनके साथ नहीं बैठ सकता, ये इनके साथ नहीं बैठ सकते। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जो लोअर कास्ट्स के बच्चे होते हैं उनको हायर कास्ट्स के साथ बैठने नहीं देता है। वाई इट इज़ सो? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम विच वॉज प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर आजकल तो हम ये नहीं देखते, फिर आज़ादी के बाद जब 1947 हो गया तो फिर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 बनाया, जो आर्टिकल 17 का मकसद ही था प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि आज के बाद कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको फिर बैन किया गया था। ये 1947 से पहले ये चीज़ें थी।
स्पेशली रीडिंग एंड शेयरिंग द फूड, ना साथ में खा सकते, सॉरी रीड रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ फूड, ना ही ये शेयर कर सकते हैं खाना, ठीक है। द रूल्स आर गवर्नड बाय द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, क्यों, क्योंकि इनमें एक आइडिया था जिसको हम प्योरिटी एंड पोल्यूशन बोलते हैं सोशियोलॉजी में। प्योरिटी मतलब ब्राह्मण खुद को प्योर समझते थे और लोअर कास्ट उसको पोल्यूटेड समझते थे, उसको प्योरिटी एंड पोल्यूशन बोलते हैं कि अगर हायर कास्ट लोअर कास्ट वाले के साथ बैठ गया तो उसका पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद को प्योर कंसिडर करता था, ठीक है। देन फीचर नंबर 4 हमारा क्या था, फॉलोइंग फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की एंड रिस्ट्रिक्टेड सोशल इंटरेक्शन, कास्ट आल्सो इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर डिफरेंट कास्ट, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज, उनके अलग अलग काम, उनके अलग अलग ड्यूटीज, उनके अलग अलग राइट्स, ठीक है, उनके अलग अलग हुकूक होते थे और उनके अलग अलग काम होते थे, ठीक है। जैसे ब्राह्मणस थे वो पढ़ते थे और पढ़ाते थे, उनका ये काम था। शूद्र वो बिजनेस करते थे, ठीक है। क्षत्रियाज ब्राह्मण क्षत्रियाज वो बिजनेस करते थे। वेश वो क्या करते थे, वो आर्म्स का काम करते थे, डिफेंस। और शूद्र को कौन सा काम मिलता था, वो क्लीनिंग करता था, सफाई वफाई। इनके अलग राइट्स और अलग ड्यूटीज थे, जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस एंड सिविल डिसेबिलिटीज। एक तो सिविल में मतलब ये साथ साथ नहीं बैठ सकते थे, और रिलीजियस डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, रिलीजियस डिसेबिलिटीज का मतलब होता है कि ब्राह्मण जो थे वो जिन मंदिरों में जाते थे या जिन रिलीजियस प्लेसेस पे जाते थे वहां शूद्र नहीं जा सकता था, उन रिलीजियस प्लेसेस पे उनको अलाउड ही नहीं होता था, ठीक है। तो उनके रिलीजियस प्लेसेस भी अलग अलग होते थे। चलिए, उसके बाद कास्ट फीचर जो है वो फिफ्थ जो हमारा है, कास्ट रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब काम। ब्राह्मण पढ़ता था पढ़ाता था, शूद्र वेश, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र का काम क्लीनिंग था, उसको वही काम करना था, ठीक है। उसके बच्चे को भी वही क्लीनिंग का काम करना था, सफाई का, कंटिन्यूअसली। विच लाइक कास्ट इट सेल्फ इज डिसाइडेड बाई द बर्थ एंड हायरार्की, क्योंकि ये पहले ही डिसाइड हो रहा था जब इसकी बर्थ होती थी, और हेरिडेटरी मतलब ये इसका फादर करता था, अब इसको भी करना है, ठीक है। लास्ट फीचर जो सिक्स्थ फीचर है, कास्ट इन्वॉल्व द रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। कास्ट इवन रिस्ट्रिक्ट मैरिज भी करता था, कि ब्राह्मण जो है वो अपनी ही ब्राह्मण कास्ट में मैरिज करेंगे, क्षत्रिय वेश शूद्र अपने कास्ट में करेंगे। कास्ट मिक्सिंग, मैरिज मिक्सिंग नहीं होती थी। शूद्र यहाँ क्षत्रियास के नहीं करते थे और क्षत्रियास ब्राह्मण के यहाँ मैरिज नहीं करते थे, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो जिसको हम बोलते हैं कास्ट एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब होता है विद इन द कास्ट मैरिज, ठीक है। मैरिज ओनली विद इन द कास्ट ऑप्टन, और इसी को हम बोलते हैं कास्ट एंडोगेमी, ठीक है। और दुनिया में अगर आपसे सब पूछा जाएगा एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी कि आज इस दौर में अगर अभी भी कास्ट प्रिजर्व करता है, अभी भी ट्राइबल आइडेंटिटी प्रिजर्व करती है, उसका एक मेन फैक्टर जो है वो एंडोगेमी मैरिज है। ट्राइबल्स भी एंडोगेमी मैरिज करते हैं, अपने ही ट्राइब्स में मैरिज करते हैं, और उसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो एंडोगेमी एक ऐसा फीचर है जो मेंटेन करता है आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ द कास्ट थे जीएस गुरे के। आपको इतना ही समझना है। मेन कंसेप्ट जो इसका था अगेंस्ट हर्बर्ट रिस्ली का, वो मैंने आपको समझा दिया। फिर यही पहले थे जिन्होंने कास्ट को समझा और हिंदूज को बैकवर्ड कहा। फिर इसके जो मेन फीचर्स दिए हैं कास्ट के, वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। ये काफ़ी है आपके लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इतना काफ़ी है। इसमें से आपका मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। ओके, थैंक्स। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एटलीस्ट कमेंट्स करते रहिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं तो एटलीस्ट कुछ जो भी आपके यहाँ अवेलेबल होते हैं स्टार्स कुछ, वो सेंड कर दीजिए। उससे क्या होता है, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।